नमस्कार। मैं लीना महेंद्रे और आप मेरा चैनल देखेंगे आज से, जिसका नाम है राष्ट्र चेतना। मैं ये कार्यक्रम 8 बजे शाम को हर दिन लाइव किया करूंगी और इसमें राष्ट्र के बाबत कई सारी बातें आपसे साझा करने की हैं। तो आप देखें और यदि लाइक करें तो जरूर इसके विषय में ईमेल से, फोन से, अन्य पद्धतियों से मुझ तक अपना संदेश अवश्य पहुंचाएं। किस अन्य टॉपिक को आप चाहते हैं वो भी बताएं। इस कार्यक्रम में हर दिन मैं कुछ अलग अलग विषय लिया करूंगी, तो उनके बाबत जो मेरा प्लान है वो मैं अगली बार आपके साथ साझा करूंगी। लेकिन आज मैं जिस बहुत ही महत्व के विषय पे बात करना चाह रही हूँ वो है इजराइल, पैलेस्टाइन, हमास, पूरा एक विश्व और इसके भारत के लिए सावधानता के क्या क्या इशारे हैं, या मैं कहूँ कि भारत के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के लिए क्या क्या इशारा हमें इस पूरी घटनाक्रम से दिया जा रहा है, इसकी बाबत में चर्चा करना चाहती हूँ। मित्रों, ये जो पैलेस्टाइन और इजराइल यह जो युद्ध छिड़ा, यह एक परिस्थिति बनती चली आई 1945 के आसपास, जब यह मैं कहूँ कि उससे भी पहले प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तभी से इसकी चर्चा आरंभ हो गई थी, और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यह और भी गहराई, और यहूदी जिन्हें यूरोप में हर जगह से भगाया जा रहा था और वे पहले भी 2000 वर्ष पहले अपना देश छोड़ करके भाग चुके थे और यूरोप में जाकर के बसे थे, अब उन्हें यूरोप से दोबारा भगाया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो हमें अपने पुरानी जो हमारी जिसे हम कहेंगे जन्मभूमि कहें या हमारी भूमि कहें, बपौती तो नहीं कह सकते, पर जहां हम बहुत सदियों से रहे और फिर वहां से हम भागे, वहां हमें वापस कोई छोटी सी जगह दे दो ताकि एक यहूदी, एक हमारी जो कम्युनिटी है वो जीवित कम से कम रह सके विदाउट एनी परसिक्यूशन। तो उन्हें यरूशलेम, जो जहाँ पे वो बहुत हजारों वर्ष पहले रहा करते थे, उन्हें वहां पर ला करके, और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन ये विजेता सिद्ध हुए थे, उनकी चल रही थी। कमजोर पड़ गया था जो तुर्कमन एम्पायर, और अभी अरेबिक कंट्रीज और इनका उतना अधिक बोलबाला नहीं था। तो ब्रिटेन ने ये तय किया कि इनको हम इस यरूशलेम के आसपास के इलाके में ला करके बसाएंगे यहूदियों को पूरे यूरोप से, और इस प्रकार से इजराइल का जन्म हुआ। उसको कई देशों ने मान्यता दी। भारत ने 1947 के बाद इजरायली देश को मान्यता देने में बहुत समय लगाया। बहुत वर्षों के बाद हमने उनको मुंबई में सबसे पहली बार अपना कॉन्सुलेट बनाने के लिए उनको अनुमति दी, और बाद में बहुत वर्षों के बाद दिल्ली में उनका दूतावास खोलने के लिए हमने अनुमति दी। एक तरह से जब हमने कॉन्सुलेट खोला, या तो हमने ये कह सकते हैं कि देश को भी मान्यता दे दी। इस बीच जो हमारे अरब देशों के साथ या जो घोषित मुस्लिम राष्ट्र हैं, ऐसे राष्ट्रों में एक अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब सभी देशों से हमारे संबंध सुधर रहे थे, ये हम कह सकते हैं। और भारत में भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अधिक है,
और जहां पर इजरायलियों को बसाया गया, उनको बसाने के लिए कई हिस्सों में एक बड़े भूभाग पर उन्हें ब्रिटेन को ये करना पड़ा कि अरब और जो फिलिस्तीनी जनता थी उनको वहां से थोड़ा सा हटा करके वहां पर इजराइल के लिए जगह बनाई गई। तो इसलिए ये सारी जो देश हैं, और इजराइल जो बना वो ऐसी जगह पे बना कि वो चारों तरफ से मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ है। उसमें से कई प्रोग्रेसिव और थोड़ा सा धर्म वगैरह इन बातों को ना मानने वाले, थोड़े से प्रोग्रेसिव विचारों के मैं भी जीऊंगा तुम भी जियो इस तरह के विचार वाले थे। लेकिन कुछ ये थे कि नहीं, हम मतलब जिसको मैं कह सकती हूँ कि बहुत कट्टर टाइप के लोग थे, और उनका ये कहना था कि हम भी यहाँ पर अब 1-2 हजार वर्ष से तो रह ही रहे हैं, तो ये वापस क्यों यहाँ आए। ये उनका एक सोचने का तरीका था। और खास करके जो फिलिस्तीनी लोग जो थे उनके लिए सबसे अधिक दिक्कत आ रही थी। तो चलो, इस इतिहास के बाद हम आते हैं कि जो फिलिस्तीनी नेता था यासिर अराफत, जिसका भारत में बहुत सम्मान इंदिरा जी के समय में हुआ करता था, इंदिरा जी उन्हें अपना भाई बताया करती थी। तो जो छोटे मोटे युद्ध हुआ करते थे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, तो एक समझौता हुआ यासिर अराफत और इजरायली सरकार के बीच, और उन्होंने कहा कि चलो आगे से हम भी थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से रहने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। इसके मतलब कुछ ही महीनों में पैलेस्टाइन में चुनाव हुए, और जो यासिर अराफत की जो राजकीय पक्ष था, जिस PLO हम कहते हैं, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके कंपैरिजन में उससे अधिक उग्रवादी, कट्टरवादी और एक तरह से पूरा का पूरा आतंक फैलाने वाला जो एक संगठन है हमास, वो चुनाव लड़ करके वो सत्ता में उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। और उसके बाद से हम ये कह सकते हैं लगातार कि करीब करीब राजकीय नीति क्या हो, विदेश नीति क्या हो, किसके साथ क्या संबंध बने, इसमें फिलिस्तीनी सामान्य जनों का कोई भी कंट्रोल नहीं रहा, और हमास जो चाहता था वही करता था। खास करके इजराइल के विषय में जो भी नीति बननी है वो हमास के कहने से ही बनेगी, उसमें आम फिलिस्तीनी नागरिकों का कोई भी से या उनका कोई भी पक्ष नहीं होगा। ये स्थिति हो गई थी। अब हमास जो है ये एक उग्रवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, और वो बिल्कुल इस विषय में बिल्कुल उसकी नीति स्पष्ट है कि हमें इजराइल को विश्व के नक्शे से मिटा देना है, इनका पूरी की पूरी तरह से इनका खात्मा करना है। तो उन्होंने 2-3 बार छोटी मोटी लड़ाइयाँ पैलेस्टीन इजराइल के साथ करी भी, लेकिन एक बड़ा आक्रमण उन्होंने इजराइल पर किया करीब 2-3 वर्ष पहले, और उस समय उन्होंने कई मतलब भारी मिसाइलें वगैरह वगैरह दागी, लेकिन इजराइल के पास जो उनकी एक सुरक्षा प्रणाली है हवाई हमले रोकने के लिए, जिसको आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, तो उस प्रणाली के कारण हमास का हमला उतना यशस्वी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो कई दिनों तक चला। और जवाब में इजराइल ने जो कार्रवाई की, तो अब क्या होता है कि फिलिस्तीन के अंदर हमासी जो है वो अलग अलग जगह पे उन्होंने अपने अड्डे बना रखे हैं, रिहायशी घरों में वो रहते हैं, सब जगह रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक कोने में वो कहीं पे रुके रहते हैं। तो अगर हमास को ठिकाने लगाना है तो इजराइल को फिलिस्तीनी जनता पर भी आक्रमण करना पड़ता है, और तभी हमास को वो रोक सकते हैं। तो जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में बहुत बड़ा नुकसान फिलिस्तीनी जनता का करना शुरू किया, तो हमास की तरफ से अपील होने लगी कि भाई
मतलब युद्ध बंदी करो, सीज़फायर करो, हम आगे कुछ नहीं दागेंगे वगैरह वगैरह। तो फिर पूरा विश्व का जो जनमत आया उसके कारण फिलिस्तीन ने मतलब वो जनमत फिलिस्तीन के पक्ष में रहा और इजराइल ने अपना हमला बंद करके सीज़फायर घोषित किया। उस दिन के बाद है आज का महीना, आज का वर्ष, और जस्ट 8 दिन पहले की बात, 9 दिन पहले की बात कि इजरायलियों का एक 10 दिन का एक उत्सव चल रहा था। पूरे इजराइल में उत्सव का माहौल था। शुक्रवार का दिन समाप्त हो चुका था। जो अच्छा, कई बार जो उग्रवादी मुस्लिम संगठन होते हैं वो अपने धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ करके रखने के लिए अपना जो आक्रमण वगैरह है वो शुक्रवार को ही दिन में या रात में कभी करते हैं। तो शुक्रवार की रात को, या हम कहें कि शनिवार की भोर में, अभी इजरायली जनता सो ही रही है और तभी उन पर और कई शहरों पर, क्योंकि पिछली बार आयरन डोम के कारण हमले बेकार हुए थे, तो इस बार हमास ने क्या किया कि खास करके दक्षिणी इजराइल में बहुत सारे शहरों पर उसने बमबारी कर दी और इस तरह से नींद में सोए हुए इजरायलियों को और जो उत्सव मनाने वाले इजरायली थे उनको उन्होंने टारगेट किया। रॉकेट कितने दाग सकते हैं? तो 5000, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। 100-200 भी रॉकेट आ जाए, 50 आ जाए, 20 आ जाए, तो हमें डर का एक वातावरण बन जाता है। यहाँ 5000 रॉकेट दागे गए और रॉकेट दागने से पहले हमास के लोगों ने अपने कुछ आतंकवादियों को पैराग्लाइडिंग के सहारे इजराइल में उतारा भी था और उन्होंने गाजा पट्टी के आसपास कई लोगों को बंधक बनाया, इजरायली लोगों को, और उनके साथ बड़ी बर्बरता की, नृशंसता की, कईयों को मार डाला और कईयों को बंधक बना करके अपने साथ ले गए। अब थोड़ा सा देखते हैं कि गाजा पट्टी का भू क्षेत्र किस प्रकार है। तो इजराइल जो है उसके दक्षिण में पूरा समुद्र किनारा है, लंबी उनकी समुद्र के किनारे से उनकी वो जुड़ी हुई है। इसी लंबे किनारे में एक 40 किलोमीटर के करीब एक छोटा हिस्सा पड़ता है जो 40 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर के करीब चौड़ा। तो कुल मिलाकर के 400 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में फलस्तीनी जनता रहती है। इसी को गाजा पट्टी कहा जाता है। तो गाजा पट्टी के दक्षिण में जाओ तो इजिप्ट है, लेकिन इजिप्ट नहीं चाहता कि पैलेस्टीनियन जनता इजिप्ट में घुसे, इसलिए वहां उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी है। पश्चिम की दिशा में जाओ तो गाजा पट्टी वाले फिलिस्तीनियों के लिए पश्चिम में समुद्र है, उत्तर में और पूर्व में उनके लिए इजराइल है, और बीच का एक बहुत बड़ा इजराइल देश का क्षेत्र छोड़ करके, और अगर हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो वहां पर वेस्ट बैंक के नाम से और एक पैलेस्टीनियन लोगों के रहने का एक बहुत बड़ा ठिकाना है। उसके पूर्व में फिर हम जॉर्डन, सीरिया वगैरह उन देशों की तरफ जाते हैं, वो भी सारे मुस्लिम देश हैं। तो अब हमास ने जब गाजा पट्टी की साइड से आक्रमण किया तो इजराइल को अपना बचाव तो करना ही है। ये दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि इजरायली जनता को अपना अस्तित्व बचाने का हक नहीं है ना। केवल मुस्लिमी देश ये कह सकते हैं, या हमास कह सकता है, या उग्रवादी जो संगठन है वो कह सकते हैं कि इजराइल का नामो निशान मिटा देना चाहिए, वरना सभ्य समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है। तो जब इतना बड़ा संकट इजराइल पे आया, इतना बड़ा आक्रमण हुआ, इतने लोग उनके बंधक बने, इतने लोग मारे गए, तो इजराइल ने कहा हमें तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमास को समाप्त करना ही है। लेकिन हमास को ढूंढना कैसे जाए, कहाँ कैसे उनको खत्म करना भी हो, तो फिलिस्तीनी जनता पर आक्रमण किए बगैर हमास को समाप्त नहीं किया जा सकता। अब मित्रों देखिए, इसमें अगर मैं फिलिस्तीनी जनता के हिसाब से विचार करूं तो मैं ये देखती हूँ चित्र
कि ये फिलिस्तीनी जनता है जो हमास के सामने तो हतबल है। हमास उनसे पूछ करके इजराइल पर आक्रमण नहीं करता है। पहले भी एक बार हमास के आक्रमण के कारण फिलिस्तीनी जनता को बहुत बड़ा नुकसान, हिंसा या रॉकेट के हमले, आगजनी इत्यादि झेलनी पड़ी थी। लेकिन फिर भी जब हमास को इजराइल पर आक्रमण करना होता है तो फिलिस्तीनी जनता से ये नहीं पूछता है कि क्या मैं इजराइल पर आक्रमण करूं। जब प्रति आक्रमण होगा तो उसका जो खामियाजा है, उसका जो पूरा जो उस आक्रमण का पूरा जो खतरा है, संकट है, वो सारा फिलिस्तीनी जनता को ही झेलना पड़ेगा। लेकिन फिलिस्तीनी जनता हमास को नहीं रोक सकती कि तुम इस तरह से इजराइल में शांति भंग ना करो, क्योंकि इस तरह से शांति भंग करने से हम पर खतरा होता है। ये बात फिलिस्तीनी जनता हमास से नहीं कह सकती। वो गुहार लगाती है पूरे विश्व को, और फिर विश्व गुहार लगाता है इजराइल को कि भाई फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए कुछ तो करो। तो करने का मतलब कि अगर तुम अभी के अभी गाजा पट्टी पर आक्रमण करके हमासियों को उनका नामो निशान मिटा देने के लिए तुम तैयार भी हो तो भी रुको, फिलिस्तीनी जनता को वहां से सेफली निकलने दो। तो इस तरह से इजरायली जनता पर यह बना रहता है कि वो हमास के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन हमास जब इजराइल पर हमला करेगा तो जो प्रतिकार होगा, प्रतिघात होगा, उसका पूरा का पूरा वो संकट जो है वो फिलिस्तीनी जनता को झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीनी जनता के बीच में हमासी जनता, हमासी उग्रवादी पनाह ले रहे हैं। तो ये मैंने आपको समझाया कि ये फिलिस्तीनी जनता के सामने जो संकट है, मुझे नहीं लगता कि उनका असल संकट इजराइल है। उनका असल संकट है उनके बीच रह रहे उग्रवादी हमासी। अब मित्रों, मैं चाहूंगी कि इस बात की तुलना हम भारत के साथ, भारतीयों के साथ करें, क्योंकि भारत में भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, और ऐसा नहीं है कि हर हिंदू बंदूक तान करके मुसलमान के विरुद्ध खड़ा है या हर मुसलमान बंदूक तान करके हिंदू के विरुद्ध खड़ा है। लेकिन भारत में पीएफआई जैसे संगठन है, पहले जो सिमी हुआ करता था जिस पर बैन लगाया गया, तो ऐसे संगठन हैं जो हमास की बोली बोलते हैं। और जैसे हमास कहता है कि हमें इजराइल को पूरी तरह से दुनिया से मिटा देना है, वैसे ही ये पीएफआई, सिमी वगैरह, मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा वगैरह, ये जो सारे भारत को चारों तरफ से घेरने वाले आतंकी संगठन हैं, ये हमेशा ऐसी भाषा बोलते हैं कि हमें तो गजवाए हिंद करना है, अर्थात हिंदुस्तान से हिंदुओं को सदा के लिए मिटा देना है। अब यहाँ भी जो सामान्य मुसलमान जन है भारत में रहने वाला, उसके सामने भी यही बात है कि जैसे फिलिस्तीनी लोग हमास के विरुद्ध आगे आकर के उन्हें रोकते नहीं हैं, उसी तरह से भारत के मुसलमानों को भी इस तरह के उग्रवादी मुस्लिम संगठनों के विरुद्ध कुछ भी कहने का उनको अधिकार या उनको वह स्वतंत्रता नहीं है। उनसे कहा जाता है कि भले ही तुम हमारी तरह उग्रवादी ना रहो, पर याद रखो मुस्लिम हो तो दो बातें तुम्हें करनी पड़ेंगी। इसके लिए उन पर बहुत दबाव बनाया जाता है। दो बातें, एक, अपने बच्चों को मदरसे में डालो ताकि हम उन्हें कट्टरवाद की तरफ ले जा सकें। दूसरा, जब भी इस तरह की कोई भी घटना होती है जिसमें कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, विरोध में खड़े हो जाते हैं, तब तुम्हें किसी भी मुसलमान के विरुद्ध, किसी भी मुस्लिम आक्रमण या आतंकवादी संगठन के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना, और तुम्हें किसी भी तरह से हिंदू का कोई भी पक्ष नहीं लेना है। तो ये इस दबाव में भारत की मुस्लिम
कम्युनिटी हमेशा रहती है, और कहीं ना कहीं उसी कारण हिंदू कम्युनिटी भी उसी तनाव में रहती है कि अब अगर मेरे आसपास, मेरे बगल में कई मुस्लिम परिवार हैं और वो सारे के सारे मेरे से मेलजुल करके ही रह रहे हैं, लेकिन ये जो उग्रवादी संगठन उनके दिमाग में फितूर डाल देते हैं, वो फितूर किसके दिमाग में कब आएगा इसमें मेरा कोई वश नहीं है। तो फिर मेरा उनके साथ बर्ताव कैसा रहे, इसके लिए सारा हिंदू समाज भी टेंशन में आ जाता है। और जैसे हमने उमेश कोल्हे का केस देखा कि जब दूर कहीं टीवी पर चर्चा के समय कुछ बहस हुई और अचानक से सर तन से जुदा का नारा लगा, तो अचानक यहाँ एक छोटे शहर में रहने वाला उमेश कोल्हे का 15-20 वर्षों का जिगरी दोस्त मुस्लिम, उसने आकर के उमेश कोल्हे का सर तन से जुदा कर दिया। क्यों? क्योंकि नूपुर शर्मा के पक्ष में उसने अपना एक ट्वीट लिख दिया कि हाँ, मैं नूपुर का समर्थन कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो प्रयास होता जब है, तो इसका विश्लेषण हमें और गहराई में जाकर के करने की आवश्यकता है। और इस कारण जो इजराइल पर संकट बना हुआ है उसकी व्याप्ति भी बहुत बड़ी है, और उसके कारण जो भारतीयों पर जो संकट बना हुआ है, मैं भारतीय शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, अर्थात वो सारे लोग इसमें आ जाते हैं जो भारत को अपना देश और एक शांति प्रिय रहने का ठिकाना मानते हैं, उनके लिए मैं भारतीय शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। तो ये सारे भारतीयों के लिए भी बड़ा संकट है। इसका विश्लेषण हमें लगातार करते रहना पड़ेगा, बार बार करते रहना पड़ेगा। आज मैंने केवल इजराइल और फिलिस्तीनी की एक पार्श्वभूमि आपके सम्मुख रखी है। तो मित्रों, आज मैं यहाँ विराम करती हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम। जो जिसे भाई वो मेरे साथ उसी प्रकार से प्रति नमस्कार कहें और अपनी प्रतिक्रिया मुझे देते रहें। जय हिंद।